अध्यक्ष महोदय, मैंने आज दिन भर हुई चर्चा को बड़े ध्यान से सुना है। चर्चा में रोशनी कम थी, कभी गर्मी ज्यादा थी तो कभी हास परिहास ज्यादा था। नए प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास के प्रस्ताव पर गंभीरता के वातावरण में चर्चा होनी चाहिए। आखिर 10 महीने के बाद देश को नए प्रधानमंत्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम दावा करते हैं कि भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र संख्या की दृष्टि से है भी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता इस देश के बारे में कोई सही संदेश नहीं देती है। आज कांग्रेस के मित्रों ने मुंह खोला, लेकिन बात साफ साफ नहीं हुई। यह कहना कि वो उस दिन नहीं बोले क्योंकि वो देवगौड़ा जी का लिहाज कर रहे थे, किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगा। देवेगौड़ा जी को आपने अपना निशाना बनाया था। सारा विरोध देवेगौड़ा जी तक केंद्रित कर दिया था। राष्ट्रपति महोदय को लंबी चार्जशीट देने के बाद भी, और मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा, जो पार्टी पिछले 50 साल से किसी न किसी रूप में शासन से संबद्ध रही है, क्या उसे इस तरह का आचरण करने की छूट दी जा सकती है? क्या जनता के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 30 मार्च का रहस्य अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ है। अभी श्री संतोष मोहन देव कह रहे थे हमें सबसे ज्यादा लाभ होगा, हम उसी दिन खेलेंगे। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है, ये देश की 90 करोड़ जनता की तकदीर के साथ खिलवाड़ करना है। आपने स्वेच्छा से समर्थन दिया था, और हमने पहले भी कहा था और आज हम फिर दोहराते हैं कि ये ठीक है कि चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन जिस तरह की सरकार बनी उसके लिए भी जनादेश नहीं था। अभी जो संयुक्त मोर्चे का नया रूप आया है, नए प्रधानमंत्री के साथ, वो भी टिकाऊपन का आश्वासन नहीं देता। प्लीज डोंट से दैट। प्रधानमंत्री बदल गए। श्री चिदम्बरम जी मंत्रिमंडल में नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, बस एक बात छोड़ दी कि मैं सरकार में क्यों शामिल नहीं हुआ। पहले टीएमसी संयुक्त मोर्चे में शामिल थी, आज भी शामिल है, शासन में भागीदार थी, आज नहीं है। इससे मोर्चा दुर्बल होता है या शक्तिशाली होता है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका में कोई अंतर नहीं है। वो बाहर से समर्थन करेंगे, सत्ता में भागीदार नहीं बनेंगे। देश में एक नई चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो रही है और कम्युनिस्ट उसमें नए ब्राह्मण हैं।
जो विधान देंगे, जो निर्देश देंगे, किसको छुआ जाए किसको न छुआ जाए इसका निर्धारण करेंगे। कौन अस्पृश्य है कौन स्पृश्य है इसके बारे में फैसले देंगे, फतवे देंगे, मगर एक साथ बैठकर कैबिनेट की एक टेबल पर बैठकर आदान प्रदान नहीं करेंगे, खाना पीना नहीं करेंगे, क्योंकि वो नई व्यवस्था के ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय भी हैं जो समझते हैं कि राज करना हमारा अधिकार है, और इस सदन में खड़े होकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर ये फासिस्ट भाषा बोलते हैं कि हम इस पार्टी को आने नहीं देंगे। आप कौन है रोकने वाले? अगर देश की जनता ने तय कर लिया है कि हम वहां आए तो आप नहीं रोक सकते। और यह भाषा जब मैं ऐसे माननीय सदस्य के मुंह से सुनता हूं जिस पर देश की सुरक्षा का भार है, मगर जिसके साथ केवल 17 एमपी है, यह भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है। हम आपकी कृपा से नहीं आए, हमने कभी नहीं कहा, हम ये भाषा कभी नहीं बोलते। मर्यादा में चंद्रशेखर जी ने सारी बहस को एक ऊंचे धरातल पर रखने की कोशिश की थी। ये सबसे ऊंचा लोक प्रतिनिधि संस्थान है। शब्दों के प्रयोग में तो शालीनता होनी चाहिए। मैंने पसंद नहीं किया, हमारे अकाली दल के मित्र के मुंह से जो निकल गया था उन्होंने उसे वापस लिया। हम अपने सदस्यों को हमेशा रोकते हैं। एक स्थान तो ऐसा होना चाहिए जहां गहरे मतभेद भी शालीन भाषा में प्रकट हो सके, और ये ऐसा स्थान है। लेकिन आज चुनौतियां दी गई। अध्यक्ष महोदय, ये संयुक्त मोर्चा 10 महीने पहले जितना शक्तिशाली था आज उतना शक्तिशाली नहीं है। आप कहेंगे कि आपको क्या चिंता है? हमें चिंता यह है कि कहीं 10 महीने बाद फिर से विश्वास का प्रस्ताव ना आ जाए। टीएमसी शामिल नहीं है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, और कांग्रेस भी सत्ता के बाहर है। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने जिस तरह के भाषण दिए हैं उससे जो सत्ता में बैठे हैं उनके कान खड़े होना चाहिए। अगर जनता ने कोएलिशन के लिए वोट दिया था तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए वोट नहीं दिया। कोएलिशन ऐसा हो सकता था, होना चाहिए था। और आज राष्ट्रपति जी का नाम लिया इसलिए मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि आप कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार करिए और यूनाइटेड फ्रंट को भी इस बात के लिए तैयार करिए कि वो मिली जुली सरकार बनाए। 142 का दल बाहर है, मार्क्सवादी बाहर है, टीएमसी बाहर है। ये सब अगर जोड़ लिए जाएं तो 215 होते हैं। 204 हमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, समता, अकाली, हरियाणा विकास पार्टी, हमारे तो सरकार में शामिल होने का सवाल ही नहीं है। और बीएसपी भी अलग है। 204 में अगर 204 और 215 जोड़ लिए जाएं तो 419 सत्ता से दूर हैं। 550 के सदन में 419 सदस्य सत्ता से अलग हैं। ये सत्ता टिकेगी कैसे? इसमें तो अस्थिरता अंतर्भूत है, अंतर्निहित है।
जब संयुक्त मोर्चा बना, कांग्रेस ने समर्थन देने का फैसला किया, वातावरण अच्छा था। आज वातावरण कटुता भरा हुआ है। देवेगौड़ा की बलि चढ़ाई गई है, नेता को छोड़ दिया। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। जब सब कुछ जाता दिखाई दे तो आधे को छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र वचन है। देवेगौड़ा जाते हैं, जाने दो, सत्ता रहना चाहिए, लेकिन सत्ता में दरारें पड़ रही हैं। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी मिलीजुली सरकार क्यों नहीं बन सकती कि जिसमें एक विचार वालों की भागीदारी हो। हमने भी बाहर रहकर सत्ता का समर्थन करने का, सरकार का समर्थन करने का प्रयोग किया है, और अपने अनुभव के हम आधार पर कह रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। बाहर के समर्थन मात्र से काम नहीं चलेगा। जो बाहर से समर्थन देते हैं, थोड़े दिनों में उनकी कठिनाइयां सामने आएंगी, उनके मन में परेशानियां पैदा होंगी। सत्ता में हिस्सेदारी में क्या आपत्ति होनी चाहिए। पहले भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था और समर्थन वापस लिया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि कांग्रेस ऐसा ही करती रही है। मैं एक अलग धरातल पर अपनी बात रख रहा हूं। कानून ने अस्पृश्यता खत्म कर दी, मगर राजनीतिक अस्पृश्यता पनप रही है, बढ़ रही है। मैं शरद पवार के वक्तव्य का स्वागत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करते, मगर हमारे मित्र करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर नई चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के ब्राह्मण अगर कम्युनिस्ट हैं, तो हमारे कुछ दल जो सत्ता में रहना चाहते हैं और किसी को आने नहीं देना चाहते, वो क्षत्रिय हैं, कांग्रेस वैश्य है, और नए शूद्र हम हैं। हम अस्पृश्य हैं, हमें छुओ मत। लेकिन हम इस देश के ही वासी हैं। लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है। हम चुनाव लड़कर आते हैं। हम जब इस सदन में 2 रह गए थे, तब भी हमने मर्यादाएं नहीं तोड़ी, और आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। तो इसलिए नहीं कि हम संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं। आपकी लड़ाई में ये संप्रदायवाद का मसला कितना मसला था। जो कांग्रेस पार्टी ने चार्जशीट लगाई है, उसमें क्या क्या कहा था। अभियोग नंबर 1, अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, कांग्रेस को उस पर चिंता है। अभियोग नंबर 2, अर्थव्यवस्था दिशाहीन है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ी हैं और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अभियोग नंबर 3 में जरूर सांप्रदायिकता का उल्लेख, सांप्रदायिक संकट और गहरा हुआ है। अभियोग नंबर 4, सरकार के व्यवहार में सामंजस्य की कमी है। अभियोग नंबर 5, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है, जो किसी भी संसदीय स्वरूप की सरकार के लिए बनाए रखना आवश्यक है। आगे जाकर पत्र में यह भी कहा गया है कि देवेगौड़ा सरकार ने आवश्यक राष्ट्रीय मुद्दों को पीछे फेंक दिया है। आगे यह भी कहा कि कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो चुके हैं। पत्र में गृह मंत्री के उस बयान का सहारा भी लिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अराजकता है, अव्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश विनाश की ओर ले जा रहा है। मामला इतने अभियोग लगाकर ही नहीं रुका, उसमें राष्ट्र की सुरक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी देवेगौड़ा सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। पत्र में कहा गया है कि संवेदनशील रक्षा के मामलों तथा सुरक्षा की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मनोबल टूट रहा है, और सरकार के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये हतोत्साहित हो रहे हैं। सरकार में न सामंजस्य है, न सरकार की कोई दिशा है, न राज्य चलाने की इच्छा शक्ति है, जिससे
दिशाहीनता की स्थिति पैदा होगी। यह अभियोग पत्र है, यह सहयोगी दल का अभियोग पत्र है। कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी शिकायतें लेकर, अगर नेता को बदलने की मांग भी थी तो उसे लेकर स्टीयरिंग कमेटी में नहीं गए, यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं के पास नहीं गए, राष्ट्रपति के पास जाने की क्या जरूरत थी? राष्ट्रपति को इस सारे विवाद से अलग रखा जा सकता था। बजट सत्र चल रहा था, कांग्रेस पार्टी कभी भी कटौती प्रस्ताव लाकर और सरकार को चुनौती दे सकती थी। बजट सत्र के प्रारंभ में मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस है नहीं, उनका सुझाव था, हमने उन्हें कहा कि थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। सुझाव यह था कि हम अविश्वास का प्रस्ताव लाएं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कांग्रेस स्वयं अपना अविश्वास प्रस्ताव ला सकती थी, सदन में फैसला हो सकता था। राष्ट्रपति जी को लपेटने की क्या जरूरत थी? उससे सदन की गरिमा बढ़ती और लोकतंत्र पुष्ट होता है। लेकिन आपके संबंध इतने बिगड़ गए कि सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। बात करने का भी सिलसिला नहीं था। ठीक है, अगर देवेगौड़ा जी से संबंध बिगड़ गए थे तो पूरा मंत्रिमंडल तो था, देवेगौड़ा जी को छोड़कर सब वापस आ गए। मैं उन्हें दोष नहीं देता, उन्हें आखिर देश की देखभाल करनी है, अपने दायित्व को वो कैसे छोड़ सकते? लेकिन कांग्रेस ने 30 तारीख को समर्थन क्यों वापस लिया, ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। और जिस ढंग से वापस लिया उस ढंग को क्यों अपनाया, इस सवाल का भी अभी जवाब आना बाकी है। मुझे चिंता हुई है जिस तरह के भाषण आज कांग्रेस के मेंबरों ने किए। सरकार टिकाऊ होनी चाहिए, देश की प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस स्थिति में टिकाऊ सरकार बनेगी। अगर बनेगी तो मिलीजुली सरकार का रूप बदलना पड़ेगा। रूप बदलने के लिए आप तैयार नहीं है। मतभेदों को ताक पर रखकर मिलकर काम करें, यह कठिन है। सत्ता, आखिर तो राजनीति सत्ता का खेल है, भागीदारी होनी चाहिए। मैं समझता था कि आज कांग्रेस के सदस्य बोल रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। क्यों 30 तारीख चुनी गई? उनतीस क्यों नहीं? 30 मार्च के बाद भी रुक सकते थे। यह अभी तक इस पर पर्दा पड़ा हुआ है और बातें हो रही हैं पारदर्शिता की, बातें हो रही हैं विश्वास की। हमें नहीं मालूम, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आपने शासन का भार संभाला है और आपको समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन हम उत्तर चाहते हैं, देश उत्तर चाहता है। अगर देवेगौड़ा जी का आखिरी भाषण कोई संकेत है तो मैं उसमें थोड़ा सा जाना चाहूंगा। देवेगौड़ा जी ने इस आरोप का खंडन किया कि वो कांग्रेस को बांटना चाहते थे। किसी ने खड़े होकर नहीं कहा कि हां बांटना चाहते थे इसलिए संकट पैदा हुआ। कहते हम देवेगौड़ा जी का लिहाज कर गए, उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाने में लिहाज नहीं किया और सदन में सही जवाब देने में लिहाज कर गए। देवेगौड़ा जी ने यह कहा है कि मैंने जिस दिन कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया उसके दूसरे दिन संयुक्त मोर्चों में शामिल सभी दलों से एकत्र होकर पूछा था और उन दलों ने कहा यह आप लोगों के लिए, नो यू मस्ट नॉट रिजाइन, यू शुड गो बिफोर द हाउस, वी मस्ट टेस्ट एंड वी मस्ट फाइंड आउट हु इज हु। इस आश्वासन पर देवेगौड़ा जी सदन में आए थे। वो तो समर्थन वापस लेते ही इस्तीफा देने को तैयार थे, ऐसा उनका कहना है, और दे भी देना चाहिए था। लेकिन उन्हें आश्वासन दिलाया गया चिंता मत करो। और उस दिन जिस तरह से देवेगौड़ा के भाषण पर तालियां पीटी जा रही थी, मुझे लगा कि
ये सचमुच में समर्थन वास्तविक है। उस दिन दास मुंशी ने भी कहा था, आई डिड नॉट एक्यूज यू एंटायरली। ये दास मुंशी के शब्द हैं। अगर पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ चार्जशीट थी तो फिर देवेगौड़ा को अकेले निशाना क्यों बनाया? अगर कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, क्या गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं? कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता वापस आ गए, गृह मंत्रालय संभाल रहे, आप संतुष्ट हैं? कानून और व्यवस्था पहले से बिगड़ी है कि सुधरी है? पिछले 3 हफ्तों में देश की हालत में बिगाड़ हुआ या सुधार हुआ है? आपने सुरक्षा का मामला भी नहीं छोड़ा, रक्षा मंत्री बैठे। क्या रक्षा मंत्री अपने कर्तव्य पालन में विफल रहे? क्या राष्ट्रीय रक्षा के तकाजों को नहीं देखा गया? यह आपका आरोप है, और आरोप कोई छोटी अदालत में नहीं लगा है, राष्ट्रपति के यहां। और चार्जशीट कहां गई? चार्जशीट के बाद सब जैसे का तैसा चलेगा, आप आशा करते हैं? यूनाइटेड फ्रंट ने देवेगौड़ा की बलि चढ़ा दी, लेकिन कोई बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं हुआ है। देवेगौड़ा जी ने उस दिन उनसे बहुत पूछा गया, कहते हैं वो घायल सिपाही थे। किसने घायल किया? हमने तो नहीं किया। अपने हाथों वो घायल नहीं हुए। आप समर्थक थे और वो उनकी फौज के सिपाही थे। इन दोनों में से या दोनों ने मिलकर या दोनों ने अलग अलग उनको घायल किया होगा। कितनी पीड़ा से, कितनी वेदना से वो बोले। मैं मानता हूं कि जिस तरह से केसरी जी का उल्लेख उस दिन हुआ, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन केसरी जी का उल्लेख करने से आप बच कैसे सकते हैं? अब राष्ट्रपति को पत्र लिखा कांग्रेस अध्यक्ष ने। कांग्रेस अध्यक्ष केसरी जी है, अगला अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं। बनेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, और बनने के लिए आगे क्या होगा ये भी मैं नहीं कह सकता। इसकी कोई भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देवेगौड़ा जी ने जो कुछ कहा वो मैं उद्धृत करना चाहता हूं। Now, under what circumstances did I become the Prime Minister? On the one side, there was the CBI inquiry, interruptions. On the one side, CBI inquiry, interruptions. Colonel Ram Singh, what is the inquiry? Interruptions. Shri Deve Gowda, there are several cases. I do not want to go into details. Interruptions. I have not ordered a single case against any political leader in the last 10 months. All these cases were the previous issues. Colonel Ram Singh, what is that Shri Rajesh Pilot's letter, Mr. Prime Minister? Pilot ji अभी कहीं दिखाई दिए थे। Mr. Prime Minister, that was the question. What is that Shri Rajesh Pilot's letter? Deve Gowda ji, I have not passed orders about anybody, or to hold an inquiry, or to conduct an inquiry by the CBI in the last 10 months. But I have not interfered. I have not interfered in any case, including that of my own chief minister. My own party's prestige is involved here. Whether things are moving in the right direction or not, I do not want to comment on that. ये चीफ मिनिस्टर कौन है? ये पूर्व प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर का नाम लिया है, और पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा मैंने इंटरफियर नहीं किया। इसका मतलब यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री से जब वो प्रधानमंत्री थे तो इंटरफियर करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। क्या इसीलिए नाराजगी हुई? क्या इसीलिए उन्हें हटाने का षड्यंत्र किया गया? अध्यक्ष जी एक सेकंड। अध्यक्ष जी, आदरणीय अटल जी से मैं महसूस करता हूं कि वो ठीक बोल रहे हैं, और
निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा उस भावना को लेना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग भी बहुत से केसों में फंसे हुए हैं। उन्होंने किसी मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया है। ये बात उन्होंने कही थी, अपने दिल से कही थी, उनके दिल से बोल रहे थे वो। इसलिए उसको इस संदर्भ में इधर उधर मोड़ना ये वाजिब बात नहीं, ये वाजिब बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई तोड़ मोड़ नहीं कर रहा हूं, मैं शब्दों का सीधा साधा अर्थ निकाल रहा हूं। उन्होंने ये साफ कहा कि जिन पर आरोप है और जिनकी जांच हो रही है उनमें एक उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री भी है। यही तो मैं कह रहा हूं। मगर यादव जी, आपको थोड़ा मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। कृपया बता दीजिए सदन को वो कौन मुख्यमंत्री है। ये आप भी जानते हैं। नहीं। यानी लालू प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष हैं। फॉर्डर स्कैम की इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी के कोई नतीजे नहीं आए हैं। उसके पहले ही शक कर देना, इसके पहले ही कोई चीज को इशारा कर देना, ये वाजिब नहीं। अटल जी, अटल जी, अध्यक्ष जी अडवाणी जी के ऊपर आरोप रहा है। एक मेंबर ने हमने कभी नहीं कहा होगा कि वो वाजह है कोई गड़बड़ बात करते हैं। हमने नहीं कहा, बड़ी होगा, हमने नहीं कहा। आपसे भी कह रहा हूं मैं कि एक इंक्वायरी चल रही है और अभी कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। इसके पहले यदि आप कोई मोटिव रखेंगे, ये वाजिब बात नहीं। अध्यक्ष जी, मेरे मित्र श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद यादव की अडवाणी जी के साथ तुलना न करें। अडवाणी जी पर आरोप लगा, अडवाणी जी ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी, पार्लियामेंट आने से मना कर दिया और कहा कि जब तक आरोप हटेगा नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आपके मुख्यमंत्री जेल में, आपके मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर उन्हें जेल में भेज दिया गया तो वहां से भी मुख्यमंत्री का काम चलाए। अटल जी, आप अकेले ऐसा मत समझिए, इस पार्टी में भी लोग हैं। मैं भी था सदन में इसमें, और आप कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी इस सदन में हम भी थे। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमको भी यहाँ फंसाया गया। और सच्चे लोगों का आज भी जो बिहार में है, पानी का दूध होगा, तब आप कोई बात कहेंगे तब मैं मानूंगा। इसके पहले मत कहीं तुलना जो है। हाँ ठीक है, हम लोग मतलब है ना बहुत हजारों वर्षों में पहली बार आए, हमारी और आपकी तुलना नहीं हो सकती। वाजिब बात है, वाजिब बात है। आपकी जवाब बहुत बढ़िया है, ये पूरा सदन आपका है, हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए कि हमारे ऊपर आरोप लगने के पहले लग जाए तो जरूर आप कहिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। कंपैरिजन करना और तुलना करना, सही बात कर रहे हैं आप, हमारी तुलना नहीं हो सकती है, हमारी उनकी तुलना नहीं हो सकती है, आपकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती है। हम जब बोलेंगे हमारी बात नहीं छपेगी, आपकी सब पूरी बात छपेगी। हम सब जानते हैं इसको, बात मत करिए इसको, इस बात को मत लगाइए। यानी इस सदन में आप भी बोल रहे हैं बजट पर और मैं भी बोला हूँ। आपका पूरा बयान पूरे देश में छपा है और मेरा 5 लाइन नहीं छपा है। हमारे आप में अंतर है, जरूर अंतर है। आप जो अभी वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, आप वर्ण के मतलब वर्ण के और प्रवाह के आदमी हैं अटल जी, इसलिए आप मौज में हैं। आप इसलिए मौज में हैं, हम में और आप में जरूर अंतर है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी आपकी तुलना नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि सारे विवाद में मीडिया को घसीटा जा रहा है। ये तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं कभी मेरा वक्तव्य भी नहीं चलता, 2 बार नहीं हम कहेंगे और आपका चलता। आपने कहा कि ठीक कहा मैंने, सर जी, सच नहीं, मैं इन नहीं कर रहा हूँ। आपने अध्यक्ष महोदय, मैं स्थान ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अदालत ने जब मुजफ्फरनगर की घटना में मुझे निर्दोष साबित कर दिया है, आप रोजाना करते, आप रोजाना अध्यक्ष महोदय, और रोजाना आप बोलते हो और कभी सदस्यों को नहीं स्वीकार करते। अगर यही बात हो अध्यक्ष महोदय, तो बहुत सी बातें निकलेंगी, बहुत सी बातें मेरे पास अभी निकलेंगी। ऐसा मत समझिए, अच्छा बताने में निकलेंगी। बोल रहे हैं मुजफ्फरनगर की घटना में जज का जजमेंट आ गया है,
हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं, उसके बाद ही एकदम यह है बात, नहीं विरोधा ना बोला जाता है। और अगर ये है तो एक एक फाइल देखी जाएगी तो बातों का पता चल जाएगा। Please now. चापलू से कहीं बैठ सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं तो नए प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूं कि जिनके भी खिलाफ अभियोग हैं, सीबीआई जांच कर रही है या जांच करने लायक केस है, उनकी ठीक तरह से जांच हो। मामले जहां अदालत में हैं वहां किसी तरह का दबाव डालने का प्रयास न किया जाए, किसी मामले पर लीपापोती नहीं होना चाहिए। मैं इतना सा आश्वासन चाह रहा हूं। और ये इसीलिए मैंने आज बीच में भी सवेरे जब प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे तो मैंने और उन्होंने कहा कि विच हंटिंग नहीं होना चाहिए, तो मैंने पूछा था क्या विच हंटिंग हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि नहीं होना चाहिए, तो स्वाभाविक है। और अगर विच हंटिंग होगा तो उसको रोकने के लिए भी अदालत है, न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी छूटना नहीं चाहिए, ये न्याय का तकाजा है, कोई कितना भी बड़ा हो। लेकिन देवेगौड़ा जी ने उस दिन जो कुछ कहा उसको मैंने आपके सामने उद्धृत कर दिया है, और वो शब्द स्वयं बोलते हैं, वो संकेत देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न का और उल्लेख करूंगा, सांप्रदायिकता का। सेक्युलरवाद खतरे में है, इसलिए जो भी सेक्युलरवाद के हामी हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होने के बाद आपस में लड़ते भी जाएं, फिर जब इकट्ठे हों तो सेक्युलरवाद का नाम लें। ये कब तक चलेगा? हम बढ़ रहे हैं और जो सेक्युलरवाद की जरूरत से ज्यादा दुहाई दे रहे हैं। सेक्युलरवाद तो देश को होना चाहिए, वादी होना ही चाहिए, मैंने उस दिन भी कहा था, और ये देश हमेशा सेक्युलरवादी रहेगा। लेकिन इस सवाल पर कहीं आत्ममंथन है? कोई अपने गरेबान में मुंह डालकर देखने के लिए तैयार है कि हो क्या रहा है? 1996 मैंडेट, इट्स मीनिंग एंड मैसेज, वी.एन. गाडगिल। हमारे कांग्रेस के मित्र जरा ध्यान से सुने। गाडगिल साहब उनके प्रवक्ता हैं, मैं उनकी किताब में से उद्धृत कर रहा हूं। कुछ लंबे उद्धरण है मगर मैं अपने को रोक नहीं सकता। मैं उद्धृत कर रहा हूं। टुडे आफ्टर द डिफीट इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1996, I am not demanding that we should reconsider secularism. My insistence is that we must re-examine the contents of the Congress concept of secularism. This is the basic difference between myself and Vajpayee. Vajpayee wants that the secularism should be reconsidered. No, I never said that. Mr. Vajpayee wants that the secularism should be reconsidered. My demand is not for reconsideration of secularism. Mr. Vajpayee wants a national debate on the issue of secularism. My demand is limited. I want a debate on the issue within Congress party, because in my view, the basic and most important reason for our defeat is the ambiguous and unclear nature of Congress concept of secularism. God gives you, not the Congress. The rank, all right. You disown him. I can quote many books of yours. I don't mind. Which is not BJP's view. You are free to do that. Don't interrupt me. Don't disown Gadgil. He is your spokesperson. Don't do that. The rank and file of the Congress party. Listen what Gadgil says. The rank and file of the Congress party is totally confused about Congress concept of secularism. Gadgil साहब ये नहीं रुकते, आगे कहते हैं, the second reason for defeat of Congress is unclear and ambiguous nature of Congress concept of secularism. Does it mean धर्म निरपेक्षता और सर्व धर्म समभाव? The word धर्म निरपेक्षता gives an impression that Congress is opposed to any kind of religion. In other words, Congress stands for atheism. The result is that both Hindus and Muslims
are alienated by dharma nirpekshata concept of secularism. If by secularism Congress means sarva dharma sambhav, neither Hindus nor Muslims find it in the behavior and action of the Congress party. Many Muslim friends say to me, the lock of the Ayodhya temple was broken during Congress regime. Shilanyas was performed during Congress regime, and the mosque was destroyed during the Congress regime. Is this secularism? On the other hand, Hindus ask, concession is given in airfare to Muslim going for Hajj pilgrimage, and it cost the nation 60 crores of rupees. Similar concessions in railway fare is not given to Hindu pilgrims when they go to Pashupati temple in Nepal. Is this Congress secularism? It is necessary, therefore, to reconsider the contents of the Congress concept of secularism. It is no longer true that the BJP is a party of only Brahmins and Baniyas. We must not forget that thousands of Dalits took part in the Kar Seva at Ayodhya. The BJP has won 29 scheduled caste seats and 14 Adivasi seats. Are we not going to draw any lesson from these facts? एक पैरा और है अध्यक्ष महोदय. Congress concept of secularism is based on disassociating religion from politics. But the Congress has not taken clear stand on disassociating politics from casteism. Casteism is perhaps a greater danger to secularism than communalism. Mr. Ram Vilas Paswan is reported to have said that the United Front government is the first government which has not got a single minister from upper caste. The question therefore arises, is not casteism as dangerous as communalism in the Congress concept of secularism? When sub-congressmen say that the government in Maharashtra is the government of Joshi and Mahajan, Brahmins, instead of describing it as BJP Shiv Sena government, can congressmen really claim that they are secular? ये हमारे विचार नहीं है, ये कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके विचार हैं. थोड़ा इस पर मंथन कीजिए, आत्मालोचन कीजिए. आपका जिस अनुपात में आपका कोसना बढ़ रहा है, उसी अनुपात में हमारा प्रभाव बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है. ये सेक्युलरवाद की पराजय नहीं हो रही. सर्वधर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, ये सही अनुवाद है. सेक्युलरिज्म का सही अनुवाद है सर्वधर्म समभाव, संप्रदाय निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता नहीं. ये देश कभी अधार्मिक नहीं हो सकता, धर्म विरोधी नहीं हो सकता. इसको समझना चाहिए. एक मिनट. हाँ पंडित जी महाराज, आप जरूर बोलिए. ये तो अच्छी बात है कि धर्म, वैसे पंडित जी के लिए सर्वधर्म संभाव, तो ठीक बात आप बोल रहे हैं, लेकिन उसमें अलाउड है कि किसी का मस्जिद तोड़े और रोज रोज धमकी दे कि ये मंदिर तोड़ेंगे. ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि मथुरा का, बनारस का रोज रोज ये आपके मुताबिक आप जो सिद्धांत दे रहे हैं उसी में हो रहा है, और वही धर्म सर्वधर्म संभाव है, ये हम जानते. अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर महाराज, पंडित जी महाराज, आपको मालूम है, हम कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वो एक दुर्घटना थी, वो एक हादसा था. अगर अब आप सुनिए, Tell all those who support you, किसी को ब्लेम करने की see जरूरत how they react. लेकिन यह भी बात सच है, कोई मथुरा की और काशी की बात नहीं कर रहा है. लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि देश में कुछ धर्मस्थान ऐसे हैं जिनके बारे में विवाद है. आपने भी प्रस्ताव पास किया, एक कानून बनाया, उसमें भी आपने अयोध्या को छोड़ दिया. क्यों? काशी और मथुरा का समावेश है, अयोध्या का नहीं है.
काशी और मथुरा का है, लेकिन उसके खिलाफ वहाँ खपखपाते हैं हाथ। आप ये बताइए, उसको न कहिए। आप ये बताइए, आपने अयोध्या क्यों छोड़ा? और जो थपथपाते हैं उन्हें थपथपाने दीजिए। आप मगर सांप्रदायिकता को थपथपाने का गुनाह मत करिए। एक तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर आप दूसरे तरह की सांप्रदायिकता से नहीं लड़ सकते, ये ध्यान रखिए। One question Sir. which he asked me, I could not reply to his satisfaction. I would like to ask Vajpayee ji, will you kindly कृपा करके this house को बोलेगा 6 December 1992, what was the auspicious day to break Babri Masjid? Why not 5th December? Why not 7th? Kindly explain. Please, I want to understand. I am a novice in politics. अध्यक्ष महोदय, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। अगर जानकारी प्राप्त करना है तो पड़ोस से जानकारी ले लीजिए। इतनी दूर की यात्रा क्यों करते हैं? Sir, Mr. Speaker, sir, if Vajpayee ji will kindly respond. That was a matter that what they call structure, what my friends there call structure at Ayodhya, we call Babri Masjid. That was subject matter of judicial proceedings. The state government had given a solemn assurance to the nation and to the Supreme Court of this country to protect it. Now what did you do? What your party, what your government there did do to protect this? Therefore, instead of that, not one word of condemnation has been made. That's what we want to know. How can you say just because, sir? I'm not replying. Please, let me handle. देखिए, अध्यक्ष, you allow me to complete. Sir, I am not because replying to interruptions. I am not replying to this, but let there be a debate. No, sir, one word. You fix a time. You fix a day. We will have Sir, Vajpayee ji comprehensive debate on that. Ayodhya अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। mosque was not समाप्त mentioned करने in से that पहले मैं एक बात कहना because चाहता of हूँ। the Supreme Court, because of the मैं Supreme समाप्त कर रहा Court हूँ। litigation, it was आप not जो mentioned. पर्सन आप Therefore, he has no reply. अध्यक्ष He has महोदय। no reply to this. अध्यक्ष महोदय, मैं नए प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि देश आम सहमति के आधार पर चलना चाहिए, मुठभेड़ की भावना से नहीं, संघर्ष की भावना से नहीं। देश में विदेश नीति के सवाल पर आम सहमति बहुत पहले से रही है और श्री गुजराल ने विदेश मंत्री के नाते उस आम सहमति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसको पुष्ट करने का प्रयास किया है। उन्हें सफलता भी मिली है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधरें, हम भी ये चाहते हैं। हम इसी बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि कहीं हमारी उदारता को पड़ोसी हमारी दुर्बलता न समझें, उसका अनुचित लाभ उठाने की कोशिश न करें। ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन जहां तक देश को चलाने का सवाल है, अगर नए प्रधानमंत्री आम सहमति के आधार पर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हम उन्हें रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं और हम चाहेंगे कि देश आगे बढ़े, मतभेदों के बावजूद आगे बढ़े, सत्ता के संघर्षों के बावजूद आगे बढ़े। और उसे आगे बढ़ाने का एक तरीका, इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, इतना पुराना देश, ये अगर चलेगा तो आम सहमति के आधार पर ही चलेगा। और प्रधानमंत्री अगर उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो हमें बहुत दूर नहीं पाएंगे। धन्यवाद।